हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट डी में भी हमने वेरियस टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए। आज के वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। यानी कि इस वीडियो में हम काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग समझेंगे, अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर जो आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस की वीडियो अगर जो आपने ना देखी हो तो उसको देखिए और जिससे आपका कॉन्सेप्ट साथ ही साथ गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, क्योंकि ये गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों साथ साथ चलने वाले प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना important है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं काउंसलिंग क्या है। तो काउंसलिंग में जैसे कि आपके एडवोकेट ने 3 पॉइंट्स काउंसलिंग के लिए मेंशन किए हैं, जो कि है काउंसलिंग इज अ प्रोसेस बिटवीन टू पर्सन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो जो काउंसलिंग है ये एक प्रोसेस है जो कि दो पर्सन्स के बीच में होता है। अब यहाँ पे दो पर्सन्स कौन है? एक पर्सन तो वो जो खुद काउंसलर है और एक पर्सन कौन है जो काउंसलिंग लेने आया है। ठीक है, तो जो काउंसलिंग लेने आता है उसको बोलते हैं काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो पर्सन कौन है? एक काउंसलर है और एक काउंसली है। तो तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एक प्रोसेस है जो दो पर्सन के बीच में होता है। द बेसिक एम ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प द पर्सन सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। यानी काउंसलिंग का काम ही ये है कि जो भी पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को वो पर्सन सॉल्व कर पाए, और सॉल्व भी कैसे कर पाए? इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर पाए। ठीक, जैसे कि हमने गाइडेंस में पढ़ा था, गाइडेंस जब हम किसी पर्सन को देते हैं तो वहां पे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग जब हम किसी पर्सन को देते हैं तो काउंसलिंग में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इज इट क्लियर? और काउंसलिंग हमेशा एक एक्सपर्ट के थ्रू ही दी जाती है। इज इट क्लियर? सपोज कि अगर जो आपके पास कोई स्टूडेंट आया और उसने कहा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो अगर जो आप उसको गाइड करोगे, गाइडेंस दोगे, तो आप कह सकते हो कि अगर जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मेडिटेशन करो, योगा करो, है ना। आपने इतना कह के छोड़ दिया, लेकिन जब आप उसकी काउंसलिंग करोगे तो आप जानोगे कि आपको पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को जानोगे, उसकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करोगे, है ना, एनालिसिस करोगे, सिंथेसिस करोगे, फिर कहीं जाके आप उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दोगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यानी कि गाइडेंस में आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देते हो, बट काउंसलिंग में हम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल जॉब इन्वॉल्विंग प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि काउंसलिंग हमेशा एक ट्रेन्ड पर्सन देता है ना। जैसे गाइडेंस का गाइडेंस कोई भी दे सकता है, लेकिन काउंसलिंग हमेशा एक ट्रेन्ड पर्सन ही देगा। अब आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे कि काउंसलिंग क्या है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि काउंसलिंग क्या नहीं है। ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग क्या नहीं है। तो काउंसलिंग क्या नहीं है? काउंसलिंग इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन अलोन, दो इंफॉर्मेशन मे बी प्रेजेंट, है ना। काउंसलिंग इंफॉर्मेशन देना नहीं है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा है काउंसलिंग इज नॉट गिविंग एडवाइस, काउंसलिंग एडवाइस देना भी नहीं होता है ना। काउंसलिंग इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइंट्स वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स, इंटरेस्ट or decisions which or without any scolding or complaining without the use of physical
फोर्स। यानी काउंसलिंग में जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी काउंसली है, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ता है, उसके वैल्यूज, उसके एटीट्यूड्स, उसके बिलीव्स, है ना, और जो जो उसके डिसीजंस हैं, आप उसको स्कोल्ड नहीं कर सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया, है ना, हम कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी गलती है। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग के अंदर नहीं होती है। फिर है काउंसलिंग इज नॉट इंटरव्यूइंग, दो इंटरव्यूइंग इज इन्वॉल्व। यानी काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लेना नहीं होता है। आप अपने काउंसलिंग से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काउंसलिंग उसका आंसर दे रहा है, तो काउंसलिंग ये नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको काउंसलिंग समझ में आई होगी कि ओवरऑल काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग दो पर्सन के बीच में होती है, वो होते हैं हमारे आपके काउंसलर और काउंसली। काउंसलिंग का बेसिक एम ही होता है कि टू हेल्प द पर्सन सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, है ना, कि वो पर्सन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। यानी कि काउंसलिंग में हम काउंसली को सोल्यूशन देते हैं उसके प्रॉब्लम का, और काउंसलिंग जो है वो हमेशा एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन के थ्रू ही होती है। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस में पहला प्रिंसिपल क्या है? काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। काउंसलिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। काउंसलिंग इज फॉर ऑल। काउंसलिंग कोई भी ले सकता है, जिसको प्रॉब्लम हो वो काउंसलिंग ले सकता है। काउंसलिंग इज नॉट गिविंग एडवाइस, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया, काउंसलिंग एडवाइस देना नहीं है ना। उसके बाद है काउंसलर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर और कैटलिस्ट ओनली। यानी काउंसलिंग में ये स्लाइड में यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये गाइडेंस नहीं होगा, ये काउंसलिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, ये होगा काउंसलिंग, आपका गाइडेंस नहीं है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। काउंसलिंग इज फॉर ऑल, काउंसलिंग कोई भी ले सकता है। काउंसलिंग एडवाइस देना नहीं होता है। अब एक काउंसलर जो होता है वो एक्ट करता है एज अ फैसिलिटेटर, यानी मार्गदर्शक के रूप में एक काउंसलर काम करता है। वो अपने काउंसली को फैसिलिटेट करता है, उसको उसको दिशा दिखाता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग इज नॉट थिंकिंग फॉर द क्लाइंट बट थिंकिंग विद द क्लाइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउंसलिंग क्या है? क्लाइंट के लिए, ये जो आपका काउंसली है उसके बारे में सोचना नहीं है, बल्कि उस काउंसली के साथ सोचना है। ठीक है, यानी कि जो भी काउंसलिंग की प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को सुनिए, समझिए और उसके साथ चलिए। ठीक है, ये नहीं कि आप काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं काउंसलिंग में। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है काउंसलिंग इज नॉट थिंकिंग फॉर द क्लाइंट और द काउंसलिंग बट थिंकिंग विद द क्लाइंट। इज दैट क्लियर? देन काउंसलिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं है कि जो आपका क्लाइंट है या जो आपका काउंसली है, आपने उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, ये काउंसलिंग बिल्कुल नहीं होती है। द काउंसलर असेस द पर्सन इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑन हिज और हर ओन। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया कि जो काउंसलर है वो काउंसली की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, देता है, लेकिन जो क्लाइंट है या काउंसली है वो उन प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है। यही बात यहाँ भी कही जा रही है कि जो काउंसलर है वो काउंसली को असिस्ट करता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, है ना। तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग है, जिसमें हमने डिस्कस किया काउंसलिंग इज अ प्रोसेस, काउंसलिंग इज फॉर ऑल, काउंसलिंग इज नॉट गिविंग एडवाइस, है ना। Counseling, a counselor acts as a facilitator. Counseling is not thinking for the client but thinking with the client, है ना। Counseling is not problem solving. The counselor assists the person in finding the solution of his or her own. Is that clear? तो आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग समझ में आए होंगे। कहीं से भी आपको जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूंगी कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आप इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। यानी कि अभी जो हमने पीछे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए वो तो प्रिंसिपल्स आपकी हैं ही, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं काउंसलिंग के जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिंग द क्लाइंट्स राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस।
जैसे काउंसलिंग हो या गाइडेंस हो, दोनों में डिसीजन जो है वो, या अगर जो हम गाइडेंस की बात करें तो जो आपको गाइड कर रहा है वो डिसीजन नहीं लेगा। काउंसलिंग में भी यही है कि डिसीजन काउंसलर नहीं लेता है, ठीक है, डिसीजंस हमेशा क्या लेगा, क्लाइंट लेगा। ठीक है, इसलिए जो भी आपका काउंसली है वो अगर जो अपने डिसीजंस ले रहा है तो हमें उन डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी है, इसीलिए कहा गया ऑटोनॉमी होना बहुत जरूरी है इन काउंसलिंग। दूसरा है बेनिफिशंस। बेनिफिशंस का मतलब क्या है, एक्टिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि इंटरेस्ट क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही जो सबसे बेहतर रास्ता होगा वो हमें उसको दिखाना है। दूसरा है नॉन मेलिफिशंस। नॉन मेलिफिशंस का मतलब होता है अवॉइडिंग एक्शंस दैट कॉज हार्म टू द क्लाइंट। हमें या काउंसलर को ऐसा कोई काम नहीं करना है जो काउंसली को हर्ट करे या उसको हार्म करे। दूसरा है, चौथा है सॉरी, जस्टिस। जस्टिस क्या है, ट्रीटिंग ऑल काइंड्स फेयरली एंड इक्वली, हर एक काउंसली को, हर एक क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करना है। दूसरा है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या है, मेंटेनेंस ट्रस्ट एंड लॉयल्टी इन द काउंसलिंग रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जो काउंसली और काउंसलर के बीच में ट्रस्ट नहीं होगा, लॉयल्टी नहीं होगी, तो एक रेपो नहीं बिल्ड हो पाएगा, और जब रेपो बिल्ड नहीं होगा तो काउंसली अपनी प्रॉब्लम काउंसल के साथ शेयर नहीं कर पाएगी। इसीलिए काउंसलर और काउंसली के बीच में ट्रस्ट और लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है, जिससे जो काउंसलर का रिलेशनशिप है, काउंसली और काउंसलर के बीच का रिलेशनशिप अच्छा और बेहतर हो सके, जिससे जो काउंसली है वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए। इज इट क्लियर? हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग से भी, इन तीनों अप्रोचेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पहला है आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग, फिर है आपका एक्लेक्टिक काउंसलिंग, और तीसरा है आपका नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो ये आपके अप्रोचेस हैं काउंसलिंग के, गाइडेंस के अप्रोचेस नहीं है, आपके सिलेबस में गलत दिया हुआ है। तो ये अप्रोचेस हैं काउंसलिंग की। पहला है आपका डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिव काउंसलिंग। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है आपका ईजी विल्मिंसन ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दिया, तो डायरेक्टिव काउंसलिंग आपके ईजी विल्मिंसन ने दिया है इस अप्रोच को। और इसमें कहा यह जाता है, यानी कि ईजी विल्मिंसन ने ये बोला कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है ना, काउंसलर क्या होगा, सेंटर में होगा इसमें, इसीलिए इसको काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करता है काउंसलर, यानी काउंसलर ही अपने काउंसलर से क्वेश्चंस पूछेगा, है ना, सब कुछ सारा काम कौन करता है, काउंसलर करता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, स्टेट्स दैट इन दिस अप्रोच द काउंसलर टेक्स एन एक्टिव रोल, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे काउंसलर एक्टिव रोल प्ले करता है इन गाइडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। द काउंसलर सेट्स गोल, यानी कि जो काउंसलर है वही गोल सेट करता है, वही ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, है ना, एंड प्रोवाइड्स एडवाइसेस सॉल्यूशंस टू द क्लाइंट, यानी कि सारा का सारा जो रोल है, जो काम है, वो यहाँ पे काउंसलर करता है इन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसीलिए इसको बोला जाता है काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग, जो कि ईजी विल्मिंसन ने दिया है ना। द काउंसलर प्ले वेरियस मे यूज वेरियस टेक्निक्स सच एज, अब यहाँ पे क्लाइंट की प्रॉब्लम या काउंसली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो काउंसलर है वो वेरियस टेक्निक्स यूज करता है, जैसे कि रोल प्लेइंग हो गया आपका, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई, एंड अदर बिहेवियरल इंटरवेंशंस टू द क्लाइंट्स टू रीच देयर गोल्स। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग डायरेक्टिव काउंसलिंग के जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो आपका कार्ल रॉजर्स ने दिया है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग को बोला जाता है काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच, और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को बोला जाता है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, जो कि किसने दिया है, कार्ल रॉजर्स ने दिया है। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो क्लाइंट है यानी कि जो काउंसली है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, अब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहा जाता है, क्लाइंट या फिर क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, या फिर पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहा जाता है। ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग,
क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के ही नाम है। दिस अप्रोच एम्फोसाइज द क्लाइंट्स ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। द काउंसलर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, यहाँ पे जो काउंसलर है एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। encouraging the client to explore their feelings and thoughts without imposing any judgments or advice। यानी यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट से ही उसकी प्रॉब्लम्स को पूछना शुरू करता है, या क्लाइंट खुद ब खुद अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी फीलिंग्स को, थॉट्स को वो डिस्कस करता है काउंसलर के साथ। और काउंसलर का काम यहाँ पे ये होता है कि वो कोई भी जजमेंट या एडवाइस काउंसली के ऊपर इम्पोज नहीं करता है। ठीक है। द फोकस इज ऑन क्लाइंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जो भी क्लाइंट या काउंसलिंग के जो उसके एक्सपीरियंसेस होंगे उस पर फोकस करती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। एंड हेल्पिंग देम टू डेवलप अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ एंड देयर कंसर्न्स। इज इट क्लियर? तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कार्ल रॉजर्स ने दी, इसको क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच और पर्सन सेंटर्ड अप्रोच कहा जाता है। यहाँ पे क्लाइंट सेंटर में होता है, यानी जब क्लाइंट सेंटर में है या काउंसलिंग सेंटर में है तो काउंसलर का काम क्या होता है? एज अ फैसिलिटेटर होता है। यहाँ पे काउंसली ही सारी अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, वो सारी की सारी चीजें काउंसलर के साथ डिस्कस करता है। इज इट क्लियर? तीसरी है आपकी एक्लेक्टिव काउंसलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्लेक्टिव काउंसलिंग को इंटीग्रेटेड काउंसलिंग या इंटीग्रेटिव अप्रोच भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ऐसे ही जब हमने अभी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पढ़ा तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ जोड़ा जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी तरीके से एप्लीकेशन मोड के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो एक्लेक्टिव काउंसलिंग को इंटीग्रेटिव काउंसलिंग भी कहा जाता है। इसको दिया था एफसी थ्रोन ने। ठीक है, इसको किसने दिया है? एफसी थ्रोन ने दिया है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी एक्लेक्टिव काउंसलिंग है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मिक्स फॉर्म है, यानी कि दोनों चीजों को इंक्लूड करके, यानी कि डायरेक्टिव काउंसलिंग और इनडायरेक्टिव काउंसलिंग को इंक्लूड करके उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनती है हमारी एक्लेक्टिव काउंसलिंग। तो इसमें होता क्या है कि जब काउंसलर को लगता है कि उसको अब एक्टिव रोल प्ले करना है तो काउंसलर एक्टिव रोल प्ले करता है। जब उसको लगता है कि नहीं, अभी काउंसलर अभी जो काउंसली है उसको चांस देना चाहिए या वो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, तो काउंसली वहां पे एक्टिव रोल प्ले करता है। तो यानी कि जो आपकी एक्लेक्टिव काउंसलिंग है वो सिचुएशन बेस्ड काउंसलिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन, जिस तरीके का माहौल क्लाइंट और काउंसलर के बीच में बन जाता है, उसी माहौल को देखते हुए, उसी माहौल को बैलेंस करते हुए काउंसलर काम करता है। इसीलिए इस अप्रोच को एक्लेक्टिव अप्रोच कहा जाता है ना। So this approach combines techniques from different counseling models to create tailored treatment plan for each client. The counselor may use mix of directive or non-directive approaches, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, drawing on various theories and methods to address the client's specific needs. Collective counseling can be useful when one specific approach is not effective or when the client have multiple issues दैट रिक्वायर डिफरेंट इंटरवेंशन। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा काउंसली है, जो क्लाइंट है, जब उसको बहुत सारे इश्यूज होते हैं तब हम एक्लेक्टिव काउंसलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो काउंसली है वो अपनी चीजों को नहीं बता पाता है, तो वहां पे काउंसलर एक्सप्लोर करता है या उससे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। तो और जब काउंसली को लगता है कि हाँ मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता हूँ, तो वहां पे काउंसली अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है। तो इस तरीके के जब बहुत सारे इश्यूज या मल्टीपल इश्यूज होते हैं तब या सिच प्रॉब्लम होती है कि जिस तरीके की सिचुएशन होगी उस तरीके से जो काउंसलर है वैसा रोल प्ले करता है, तो उसको इंटीग्रेटिव या एक्लेक्टिव अप्रोच कहते हैं, जो कि एफसी थ्रोन ने दी है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग में टोटल आपके 6 स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप्स आपके सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है, ये कभी कभी मैचिंग में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एनालिसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस का मतलब क्या है ना, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे
जो भी क्लाइंट की या काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो काउंसलर उन प्रॉब्लम्स की जो चीजें हैं वो इकट्ठी करता है। सपोज कि काउंसलिंग से पूछ रहा है कि आपको आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है ना? और क्या क्या रीजंस हैं कि जो आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या आप फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं? तो इस तरीके की जो काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करना है। आप इस तरीके से ये भी कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना या उसकी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करना, ये क्या है? आपका एनालिसिस है। दूसरा पार्ट आता है आपका सिंथेसिस, यानी कि सेकंड स्टेप क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी फर्स्ट स्टेप में एनालिसिस हुई है, उस एनालिसिस को क्या करना? एक साथ लेके आना। ठीक है? एक साथ लेके आना क्या होता है? आपका सिंथेसिस होता है, यानी कि समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। यानी कि जब जो आपने एनालिसिस वाले स्टेप में डेटा इकट्ठा किया है, सिंथेसिस वाले स्टेप में क्या करते हैं? उसी डेटा को समराइज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है? ये क्या होता है? आपका सिंथेसिस में होता है। उसके बाद थर्ड आता है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है कि दिस स्टेज इज कंसर्न्ड विद फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द नेचर एंड द कोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिबिटेड बाय द काउंसलर और द क्लाइंट। यानी डायग्नोसिस में क्या होता है? अभी आपने प्रॉब्लम्स को इकट्ठी मतलब जो डेटा है एनालिसिस वाले स्टेप में आपने उसको इकट्ठा कर लिया। सिंथेसिस में आपने उस डेटा को समराइज किया, है ना, उसको ऑर्गेनाइज किया। अब आपको पता चल गया कि क्या है। डायग्नोसिस में क्या करोगे? अब आपको प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, रीजन पता लगाना है कि क्यों ऐसा है। ठीक है? अब आपने क्या किया? थर्ड स्टेप में डायग्नोसिस कर लिया। तो डायग्नोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे कंक्लूजन्स को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है? कंक्लूजन्स को क्या फॉर्मुलेट करते हैं? या हम कह सकते हैं ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि अगर जो हमने कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो सिंपल सा डायग्नोसिस में क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालना, है ना? उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है आपका। फोर्थ स्टेप क्या है? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है? दिस रिफर्स टू प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। सिंपल स्टेप क्या है? सिंपल स्टेप नहीं कहेंगे, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो द फर्दर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द काउंसलिंग प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ कंक्लूजन्स एज मेड अर्लियर, या जो भी कंक्लूजन यहाँ पे दिए गए हैं, अब हमें क्या करना है? ये प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्शन करना है कि आगे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को काउंसली जो है वो कैसे सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर पांचवें स्टेप में आता है आपका काउंसलिंग। ठीक है? पांचवें स्टेप में आप काउंसलिंग करते हो। अब आपने चार स्टेप में सारी चीजें इकट्ठा कर ली। अब आप क्या कर रहे हो? उसको काउंसलिंग दे रहे हो, मतलब एक काउंसलिंग कर रहे हो आप उसकी, उसका इंटरवेंशन कर रहे हो कि जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन दे रहे हो। अब क्या हुआ? काउंसलिंग में सोल्यूशन तो मिल गया। ठीक है? सोल्यूशन मिलने के बाद क्या होता है? आपका आता है छठा स्टेप, आता है आपका फॉलो अप। ठीक है? फॉलो अप में क्या होता है? फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द काउंसलिंग। अब इसमें ये कह सकते हो कि इसमें ये देखा जाता है कि प्रेजेंटली द क्लाइंट may be able to solve the problems with the help of the counselor, है ना? ऐसे कि अभी प्रेजेंट में क्या है कि आप जो या जो काउंसली और काउंसलर है, कि जो काउंसली है वो काउंसलर की प्रेजेंस में तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर जो किसी प्रॉब्लम में काउंसली फंसता है या सेम प्रॉब्लम में काउंसली फिर फंस रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काउंसली ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता है, इसको चेक करने का काम क्या होता है? फॉलो अप। फॉलो अप इसको कहते हैं। ठीक है? समझ में आया फॉलो अप क्या है? तो क्या है? ये स्टेप्स हैं काउंसलिंग के, जो जो जिसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। पहला है एनालिसिस, दूसरा है सिंथेसिस, फिर है डायग्नोसिस, चौथा है प्रोग्नोसिस, फिफ्थ है आपका काउंसलिंग और सिक्स है आपका फॉलो अप। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग समझ समझ में आई होंगी। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, और वेरियस प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, जिन प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके आप डायरेक्ट चैनल पे जा भी सकते हैं और डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब